बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़्रोज़न शोल्डर जिसे आम ज़बान में लोग कंधे का जाम हो जाना कहते हैं, इसको ये क्यों होता है और इसके हल के लिए क्या सद्देबाप कर सकते हैं, इसमें हम आज बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हमने नोटिस किया है कि 92% व्यूज़ हमारे पास ऐसे लोगों की तरफ से आते हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आज हम मरहम की तरफ से आपके पास रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और अच्छे डॉक्टर्स अपने प्लेटफॉर्म पर ला सकें। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर अमरीन फ़रहान है, मैं ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट हूँ। फ़्रोज़न शोल्डर क्यों होता है, सबसे पहले तो हम इस बात को समझ लेते हैं। फ़्रोज़न शोल्डर की जो बुनियादी वजह होती है वो गर्दन से शुरू होती है। अगर वो गर्दन की नसें किसी वजह से दब रही हैं या वो इरिटेटेड हैं तो उसकी वजह से जो पट्टे अकड़ जाते हैं शोल्डर के, उसको हम फ़्रोज़न शोल्डर कहते हैं। देखिए, फ़्रोज़न शोल्डर की जो मेन वजह है वो स्टार्ट तो गर्दन से होती है, लेकिन लोग गर्दन की तकलीफ़ को भूल कर पे कंधे की तकलीफ़ में ज़्यादा परेशानी का शिकार होते हैं, क्योंकि कंधे की जॉइंट जो है वो हमारा ऐसा जॉइंट है जिसकी हर वक्त हमें ज़रूरत होती है। किसी ने हाथ ऊपर करके काम करना है, कंघा करना है या पीछे की तरफ हाथ करके अपनी कपड़े पहनने हैं, तो उसमें शोल्डर की मूवमेंट रिक्वायर्ड होती है। और अगर कंधे की जोड़ जो है वो स्टिफ़ हो जाए या वो जाम हो जाए एक पोजीशन में, तो ये सारी मूवमेंट्स मरीज़ नहीं कर सकता, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में मुब्तला रहता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें मरीज़ को इवैल्यूएट करना है कि आया कि उसकी कोई इंजरी तो नहीं है शोल्डर के मसल्स में, या ये जो क्रॉनिक प्रॉब्लम होती है जिसमें जो लोग स्पोर्ट्स करते हैं उनमें कुछ मसल टेयर हो जाते हैं, जिसकी वजह से कंधे के जो कैप्सूल होता है या कवरिंग होती है वो टेयर हो जाती है और उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसके बाद वो फ्रोज़न हो जाते हैं। ओल्ड एज में लोगों को प्रॉब्लम गर्दन से शुरू होती है। गर्दन की नसें अगर इरिटेट हो गई हैं तो वो जो शोल्डर के मसल्स यहाँ आके लग रहे हैं, आगे से, पीछे से, साइड से, वो सब अकड़ जाते हैं और वो कंधा फिर एक पोजीशन में जाम हो जाता है। उसको आगे करना, पीछे करना, ऊपर करना एक मरीज़ के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसको सबसे पहले तो डायग्नोस होना चाहिए कि फ़्रोज़न शोल्डर है क्या। अगर मरीज़ की जॉइंट की कुछ मूवमेंट हो रही है, अगर वो आगे पीछे जो शोल्डर को मूव कर सकता है या वो किसी हद तक ऊपर ले जा सकता है शोल्डर को, तो इसको हम फ़्रोज़न शोल्डर नहीं कहते, इसको हम इम्पिंजमेंट सिंड्रोम कहते हैं। इस इम्पिंजमेंट की प्रॉब्लम अगर बढ़ जाती है तो आगे चल के वो फ्रोज़न बन जाती है। ठीक है, तो अगर फ्रोज़न नहीं हुआ तो इम्पिंजमेंट की ट्रीटमेंट काफ़ी आसान होती है। उसमें हम कुछ इंजेक्शन ट्रीटमेंट कर सकते हैं, फिर फिज़ियोथेरेपी कर सकते हैं और पोस्चर केयर समझा सकते हैं मरीज़ को। लेकिन अगर फ्रोज़न हो जाता है तो फ़्रोज़न शोल्डर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मरीज़ 2-2 साल तक मुब्तला रहते हैं और वो हल नहीं होता बग़ैर किसी इंटरवेंशन के। तो उसकी सिवियरिटी को पहले देखना होता है कि कितना सिवियर है, कि आया वो दवाइयों से, फिज़ियोथेरेपी से कवर अप हो सकता है या नहीं हो सकता, या फिर हमें कुछ उसके लिए इंजेक्शन ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है, या फिर हम मरीज़ को सुला के और उसको एनेस्थीसिया दे के हम शोल्डर को मूवमेंट देते हैं और उसके बाद उसकी रिकवरी के लिए फिज़ियोथेरेपी वगैरह करवाई जाती है। तो ये सारी स्टेप वाइज चीज़ें हमें देखनी होती है, मरीज़ में क्या प्रॉब्लम है, उसको कितना मसला है और उसके लिए क्या सद्देबाप करना चाहिए। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मरीज़ को चेक करके हम उसको उस लिहाज से गाइड करते हैं और उसकी ट्रीटमेंट बताते हैं।